थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप लिख कर के सबमिट कर देंगे उतनी जल्दी अपना सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना से लिखें और जमा करें। नाम भी लिखना है। हमारे बीच में आदरणीय विद्वश्री पंडित विधानाचार्य एवं जैन दर्शन के निष्णात विद्वान है, देवास उज्जैन क्षेत्र के शिवरों के क्षेत्रीय संयोजक है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया वे पधारे और अपने विचार और मार्गदर्शन प्रशिक्षणार्थियों को आदरणीय पंडित जी सभी को जय हिंद। और शिविर आप सभी लोग शिविर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, पूरा कार्य करना है। तो वो जो चीजें मैंने वहाँ पर ग्राउंड में लगवाया था, तो जो समस्या जैसे मैंने भी 5-6 जगह बात की है शिविर लगाने की, तो वहाँ पर शिविर लगेगी और लगभग मई में लगाने का सबको उनको बोला हुआ है। तो उन लोगों का सबसे पहले तो अपन लोग जैसे वहाँ जाते हैं तो अपन को एक अपना प्रभाव इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि एक जैसे ही है सभी लोगों, कोई अलग नहीं है, क्योंकि सब प्रशिक्षण दे रहे वो भी धर्म को जानने वाले, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है कि आज से कार्य अपन को वहाँ पर करना है। इस चीज का अपन को विशेष ध्यान वहाँ पर रखना पड़ेगा। और जैसे बुलाया था मैंने, तो वो किसी से बोलते ही थे, और कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे कोई चीज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं रहता है कि ये इसको नहीं आएगा, तो उनका जवाब अपन को तुरंत नहीं देना है। ठीक है, हम देख करके अगर नहीं आ रहा है तो उसमें अगर अपन ने उसको व्यवस्थित जवाब दे दिया है तो वो बाद में फिर 8 दिन 10 दिन जहाँ भी अपन रहते हैं वहाँ वो अपन को कोई भी परेशानी करने पर 8-10 दिन अगर उसको अपन ने व्यवस्थित जवाब दे दिया है, लेकिन अगर अपन ने उसको गोल मटोल कर दिया अपना जवाब, तो फिर वो बार बार डेली अपन को परेशान करने आएगा। तो अपन को ऐसा कोई गोल मोल जवाब नहीं देना। अगर हमें कोई चीज नहीं आती है, जैसे मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, जैसे शिविर पढ़ाने तो मैं बहुत पहले नहीं आती है, मैं उसका जवाब तो फिर नहीं आएगा। और अपन लोगों को जैसे मैंने जो चर्चा की है, तो अपन को सुबह से जैसे पूजन का प्रशिक्षण भी देना है कि जो, लेकिन कई जगह की कुछ मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं मतलब एक जो रूढ़िवादिता से अपनी पूजन चल रही है कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने कुछ मेहनत हमारे साथ में की है, और इस प्रकार से हमें वहाँ समाज में अपना एक वर्चस्व बना करके आना है। और जैसे कोई अगर प्राकृत भाषा पढ़ा नहीं आ पा रहा है, उसने कहा कि हमें ये भी पढ़ना है, तो अपन लोग भी उसको पढ़ा सकते हैं। जैसे उसने कहा कि नहीं हमें तो द्रव्य संग्रह पढ़नी है, छेड़ाला पढ़नी है, तो नहीं अपन ये नहीं कहते उसको कि नहीं हमको सिर्फ प्राकृत भाषा पढ़ानी है और कोई शैली पढ़ानी है। तो हमें इस प्रकार का अपने अंदर नहीं रखना है।
कि हाँ ठीक है कर लो, कुछ नहीं लेना। फिर बाद में वो लास्ट दिन बिखर गए, बोले नहीं मेरा तो सम्मान तुमने किया ही नहीं इतने का, क्योंकि उनको अच्छा जो सम्मान होता है वो हम लोगों ने 8 दिन का किया था उनका, 5100 रुपये दिए थे और भी कपड़े भी दिए थे, लेकिन फिर भी वो बिखर गए थे वहाँ। तो ऐसा अपने अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए अगर अपना प्रभाव अच्छा पड़ता है तो कैसे मैं प्रतिष्ठा करवाते हुए मैं लगभग 98 से 99 से करवा रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कहीं पर भी किसी से, तो सभी को जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परिभाग जी। मैं एक बार पुनः बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ, जो महानुभाव लगभग 150 किलोमीटर से अधिक दूरी से आए हैं उनका टिकट अति अनिवार्य है। बिना टिकट के अभाव में, टिकट के अभाव में उनका टीए बनना संभव नहीं है। और अभी अगर उनका टीए नहीं रहेगा तो बाद में फिर हम ये शिकायत नहीं सुन पाएंगे कि भैया हमारा आने जाने का मार्ग नहीं आ पाया, क्योंकि हर क्रिया हर काम का एक समय होता है। यहाँ से ये काम हम पूर्ण करेंगे, फिर आगे शिविर की तैयारी करेंगे तो आपके लिए का ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए एक तरफ की लगा दें, दोनों तरफ की संभव है। और नहीं लेना चाहते तो फिर टिकट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास प्रमाण रहेगा कि देखो आपने मना किया, क्योंकि आप भूल जाते हैं बाद में कहते हैं हमारा टीए ये नहीं आना, तो वो मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनकी अधूरे काम है उनकी कोई आवश्यकता नहीं, बैंक अकाउंट में नहीं, बैंक अकाउंट के पास उसके फोटो कॉपी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखें। पुनः सभी को जय जय, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फाउंडेशन के उस व्यवस्था को देखने वाले भाई अनिल शास्त्री जी। महानुभाव, आज की रोचक यात्रा आप सबको आनंदित करने वाली रही होगी। सबने खूब फोटो खिंचाई है और तालियां तो बनती है सबके लिए। और इस रोचक यात्रा में जो आपने फोटो खिंचाई है, जो आपने वीडियो बनाए हैं, उनको डिलीट कर मत करो, उनकी बढ़िया आप एक रील बनाओ और रील बना कर उसमें आप लिखो कि हम प्राकृतिक भारत विकास फाउंडेशन। आप कुछ चाहें उसमें अगर आपकी रुचि है, आपको नाम, आपके यथायोग्य की सम्मान राशि, आपके यथायोग्य सम्मान, सारी चीजें आपको प्रदान की जाती है। आप उस टीम से भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको अवसर बता रहा हूँ, आप उस टीम से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे डॉक्टर राजेश जी से संपर्क में रहेंगे और वो आपको इस टीम से जोड़ेंगे। इसके बाद अगर आपको प्राकृत का ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन कराना है, आप चाहते हैं मैं प्राकृत की कक्षाएं ऑनलाइन लूँ, तो आपको सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हमारी बहन डॉक्टर ब्रह्मचारिणी क्षमता दीदी से संपर्क कर लें, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन कर देंगे, हम आपको बता देंगे, तो दीदी आपको पूरा मार्गदर्शन कर देंगी। हमारी प्रत्येक गतिविधि की व्यवस्था, मान लीजिए आपने तीसरी बार कोई पुस्तक लिखी, आप पुस्तकें लिखिए, स्वतंत्र हैं, आप कहानी की पुस्तक लिखिए, आप कहानियाँ बनाइए, कोई भी पुस्तक आप लिखते हैं, उसके लिए आप हमारे डॉक्टर शैलेश जी के पास आप अपनी पुस्तक भेजें और उस पुस्तक को वो पढ़ेंगे और यदि वह छपने के योग्य होगी तो आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे छापने का। हमारे जो प्राकृत फाउंडेशन के मेंबर हैं उनकी बात कर रहे हैं, सिर्फ आप सबकी बात कर रहे हैं। आपके अलावा अन्य किसी जिन्होंने 3 दिन पूरा प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके लिए व्यवस्था, जो कल आए, एक सत्र में आए, चले गए, उनके लिए व्यवस्था नहीं। क्यों? उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और पढ़ा है, 3-3 दिन से 4 दिन से यहाँ रुके हुए हैं और पूरी गतिविधियां सबके ऊपर पहुंच कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। और मुझे इसमें एक भी व्यक्ति, एक भी बहन, एक भी भाई ऐसा नहीं लगा जिसमें कोई कमी, सब बहुत अच्छा। और नहीं तो ये लोग पूछो 21 दिन वाले से हम कितना डांटते थे, हम आ जाते थे तो एक भय छा जाता था, वो आ गए। कुछ
बोलते थे खड़ूस आ गए। तो ये हमें यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी किसी से कुछ कहने की। सबने बहुत अच्छी तरीके से सभी कक्षाओं में सीखा है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। तो मैं आप लोगों से तीसरी बार आप लोग कोई पुस्तक लिखते हैं, क्योंकि पुस्तक छपवाने में बहुत धन लगता है। पुस्तक में जो ISBN नंबर है ना, आसानी से नहीं मिलता, ध्यान रखना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये नंबर जो है हर पुस्तक के पीछे आसानी से नहीं मिलता है, ये भी हम अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको अपना काम करना है। इसके बाद आप अच्छे लेख लिखते हैं। अगर आपके अच्छे लेख हैं, जैसे मुकेश है, इस मुकेश को हमने अधिग्रहण कर लिया, इसको हम ये नहीं आ रहा, इसको जबरदस्ती मैंने बुलाया, यहाँ नहीं पड़ेगा, इससे वो क्षमता थी। और आप देखो कितनी भक्ति भाव से श्वेतांबर जैन होने के बाद कितनी भक्ति भाव से भगवान की आराधना करता है, कितनी दृढ़ता के साथ कार्य करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, जो लिख रहे हैं वो लिखते भी जाइए। चौथी चीज है, अगर आप आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो वो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश भी होंगे। साथ साथ हमारी साल भर में कम से कम 10 संगोष्ठियाँ होती हैं और प्रत्येक संगोष्ठी में लेख का मान्य भी दिया जाता, आने जाने का मार्ग भी दिया जाता है। अगर वो लेख आपके स्वीकृत होते हैं तो उन संगोष्ठियों में भी आपको हम बुलाएंगे और आपके लेखों को वहाँ वाचन भी कराएंगे। तो आप एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में, एक विद्वान के रूप में वहाँ अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी संस्थान का पढ़ा हुआ हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस श्रवण संस्कृति को मानने वाला हो, इसके लिए हम दृढ़ हैं और दृढ़ रहेंगे। जो हमारी श्रवण संस्कृति को नहीं मानता है, जो उसके अनुरूप नहीं चलता है, उसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात आप बड़ी दृढ़ता के साथ समझ लें। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं चाहता हूँ सब जगह बात पहुंचे। हम मूल रूप से श्रवण संस्कृति के पोषक हैं। हमारे 3 करोड़ मुनि महाराज, वर्तमान में जितने दिगंबर मुनिराज हैं, उन सबके प्रति श्रद्धान्वित हैं, सबके प्रति समान आदर भाव है और सबके प्रति दृढ़ता से श्रद्धा रखते हैं। जो ऐसी श्रद्धा रखते हैं वही यहाँ जुड़े, जो नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, वो अन्य स्थान में अपनी व्यवस्था करें, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें चाहते हैं हमारे मुनि राजों के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी दृढ़ आस्था। अगली चीज ऑनलाइन संगोष्ठी होती है। डॉक्टर ममता जैन पुणे, जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदुषी है, जिनके भारत और भारत के बाहर व्याख्यान निरंतर चलते रहते हैं, वो हमारी ऑनलाइन संगोष्ठी की संयोजिका है। तो जब भी ऑनलाइन संगोष्ठी होती है, आप उनमें जुड़ें, आप उनमें अपना आलेख प्रेजेंट करें, आप उनमें सहभागिता करें, किसी न किसी रूप में आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अभी हमने महावीर जयंती के दिन एक नया काम प्रारंभ किया, शोध संस्थान की स्थापना की है। प्राच्य भारतीय अध्ययन एवं सांस्कृतिक शोध संस्थान, जिसके डायरेक्टर पूर्व प्राचार्य मुरैना विद्यालय के डॉक्टर हरिश्चंद्र जैन शास्त्री को नियुक्त किया है। सागर में उसका कार्यालय बनाया है और उसमें प्रारंभ से ही विविध कार्यों को हम लोग गति प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे कार्य अभी 1 वर्ष के हैं। इसके अलावा शिविरों की महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें आप सभी को आज इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में आकर के 3 दिन में हमें इतना भरोसा हो गया कि जो प्राकृत से दूर भागते थे उनको कुछ तो लग रहा होगा, प्राकृत में कुछ तो है, कुछ तो काम करने लायक है, कुछ तो हम करेंगे। ये 3 दिन का समय, सबसे बड़ी बात यहाँ के हरिनाथ भगवान इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक ऊर्जा वाला स्थान दुर्लभ है
और आज जहाँ सुबह सुबह गए वो तो एंटिक, बहुत एंटिक स्थान था, मजा आ गया सबको, खूब फोटो खिंचाई, खूब गुफा में लोगों ने सामायिक करी, ध्यान किया और इस भावना से किया कि कभी हारिका बन के बैठेंगे और कभी मुनिराज बन के बैठेंगे। तो ये आप लोगों ने सबने अच्छी भावना भाई और हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जय भैया जिन्होंने इस कार्य को करने की अनुमति दी और उनकी पूरी समिति, हमारे एडवोकेट सनत कुमार जी अध्यक्ष, हमारे श्रीमान वीरचंद जी नेकोरा, इनके तीनों बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, वो स्वयं पढ़ रहे, अध्ययन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है और आपको हमसे शिकायत हो सकती है लेकिन क्षेत्र से कोई शिकायत मत रखना, क्षेत्र से नहीं रखना, क्योंकि क्षेत्र आपका है, हम क्षेत्र के हैं। जो बन सकेगा तो क्षेत्र को अपनी सामर्थ्य करेंगे और करने चाहिए सबको, जो बन सकता है क्षेत्र में सबको अच्छी व्यवस्थाएं करें जो उनसे बन सकती है। और यहाँ जहाँ एक कुरकुरे का पैकेट नहीं मिलता, बिस्किट का पैकेट नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है ना, वहाँ पर हमने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखी है। और अब हम प्रयोग के रूप में आपसे बात करेंगे प्राकृतिक विद्या शिक्षण शिविरों की। पिछले वर्ष हमने लगभग 100 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया और जो भी दिगंबर मुनिराज मिले हम उनके पास गए, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, धन किसी ने नहीं दिया। धन से तात्पर्य है क्यों नहीं दिया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं, जब तक उस कार्य में विश्वसनीयता नहीं होती है, उसमें ये शामिल है। जिनकी प्रेरणा से फाउंडेशन की स्थापना हुई उन्होंने भी धन नहीं दिया, कोई मुनिराज ने धन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोई मुनिराज धन दे नहीं सकता और जो महाराज धन दे सकते वो महाराज ही नहीं, लेकिन उनकी प्रेरणा से हुआ। हमने समाज के लोगों से बात की, उनका आशीर्वाद मिला, सभी ने सहयोग किया और सबके सहयोग से आज हम बहुत अच्छी गति पर हैं और धन की कमी नहीं आती। मेरे जीवन में मैं मानता हूँ धन सेकेंडरी है, सब लोग ध्यान रखना। जो कहते हैं जीवन में धन एक नंबर पे, मैंने वो परिस्थिति भी देखी है कि श्वेतांबर भोजनालय में 10 रुपये का कूपन कटता था सुबह भोजन का, तो वो 10 रुपये भी नहीं होते थे। और आज वो परिस्थिति भी देखिए कि अगर 2000 रुपये की थाली है तो वो लेने में सक्षम है। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, धन सेकेंडरी है। हमने जब जब काम किए, नैनागिरी में काम किया, 4 लाख रुपए भोजन के लिए चाहिए थे। मेरी आदत में मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ कि आप दे दीजिए, किसी ने कर दिया तो ठीक है, नहीं किया। ये जो टीम बैठी है ना हमारी, ये सब सरकारी नौकरी में, सब कहते भाई साहब कुछ अपन मिला लेते हो जाए। सबसे बड़ी बात, मेरे पास जो टीम है, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उनकी इच्छा शक्ति बता रहा हूँ। आप हमारे डॉक्टर सोनल जी शास्त्री, उनके मुकाबले संस्कृत का प्रकांड विद्वान आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। आप बहुत बड़ी फौज बिठा दें संस्कृत की और सोनल जी को खड़ा कर दें। अरे मुझसे काफी छोटे होंगे, उम्र है 5-6 वर्ष, आ नहीं पाए किन्हीं कारणों से। उनके सामने आप प्रकांड विद्वानों को बिठा दें, सोनल जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और उनके प्रश्नों का सभी उत्तर सोनल जी प्रस्तुत करें। दिल्ली हमारे डॉक्टर राजीव जी ललितपुर एक जिनवाड़ी चैनल पे तब प्रवचन करते थे, तब इनकी कक्षाएं लगती थी जब कोई भी मुनि महाराज के प्रवचन जिनवाड़ी चैनल पे नहीं आते थे। और सबसे ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर थे जिनवाड़ी चैनल की, TRP इनसे चलती थी। तो ये आपने डॉक्टर शैलेश जी को देखा ही है, अद्भुत क्षमता के धनी है और सब कार्यकर्ता ऐसे हैं, झाड़ू ले लेते हैं, नहीं लगती तो हम लोग लगा देते हैं। हाँ, और यदि कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो हम लोग पढ़ा भी देते और पढ़ाने में भी कोई कमी नहीं रहती। तो अगर इस दृष्टिकोण के साथ आप हमसे जुड़ेंगे, इसमें नहीं कि हम आगे बैठ करके हम इतने बड़े हैं,
ये नहीं चलेगा। हम कार्यकर्ता भी बने, मंच में सम्मान भी प्राप्त करें, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का काम है। हमें अपना मान के चलेंगे तो कभी नहीं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस कुर्सी तक पहुँचने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। आज वीरचंद नेगोरा साहब यहाँ जो महामंत्री हैं, एक दिन में महामंत्री नहीं बने कि साहब नेगोरा के थे इसलिए महामंत्री बने। एक दिन में कोई नहीं बनता, ये दीदी है, भाव चेहरे पे झलकते, समय लगता है, बहुत समय लगता है। इसलिए महानुभाव आप लोग विचार करना, अभी बहुत कम उम्र है। मुझे भी लगता था, हम संगोष्ठी में जाते थे, हमें 1100 रुपये मिले और बड़े पंडित जी को 11,000 मिलते थे। ये तो भेदभाव है, ये विचार मन में आता था, तो भेदभाव है। इतना बड़ा, मैं भी विद्वान, वो भी विद्वान, मैं भूल गया था कि उन्होंने जिस तपस्या को तपा है ना, मैंने कभी इसको कुछ भी नहीं किया। उनको विद्वत्ता का नहीं, उनके अनुभव का धन है, उनका सम्मान अनुभव का है। जिस दिन आप भी उस अनुभव के में तप जाएंगे, उस दिन आपका भी होगा। आज एक प्रायोगिक कक्षा है, प्रैक्टिकल कक्षा है। हमारे राजेश जी आपके साथ रूबरू होंगे और आपसे समझेंगे, आपको ये बताएंगे, चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्यों करना है। जितने भी जहाँ आप अपने लोकल स्तर पे करें, बाहर जाके शिविर पढ़ाएं, हम आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे। जो भी शिविरों में आना चाहता है, हमारे जो भी क्षेत्रीय संयोजक हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी अनुकूलता रहेगी, आप सूचित कर दें। हमारा बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, आप 7 से 8 दिन का शिविर अध्यापन कराएंगे तो आपको मार्ग में सहित 11,000 रुपये की राशि हम प्रदान करेंगे। आप इस जो जूनियर जाएंगे उनको हम 8100 रुपये की राशि प्रदान करेंगे। जो लोकल में ही शिविर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए टीकागढ़ के टीकागढ़ में ही पढ़ा रहे हैं, उनको 5100 रुपये की राशि प्रदान करेंगे। और भी कुछ है, ये तो हो गया, ये सेकेंडरी बात है। इतने में बहुत किसी का कुछ नहीं होना है, लेकिन ये औपचारिकता है। यदि ये भी नहीं करें तो न सुनने वालों को आनंद आता है, न पढ़ाने वालों। ये विद्वान का सम्मान है, उसकी विद्वत्ता का सम्मान है, किसी व्यक्ति का नहीं है। इसके बाद में सामूहिक समापन होते हैं, अधिवेशन होते हैं। इस बार अधिवेशन में आप सबको बुला करके जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ शिविरों में अध्यापन कराया है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर 5 ऐसे शिक्षकों को हम 11,000 रुपये की राशि देकर के सम्मानित करेंगे, सपरिवार, उनके पूरे परिवार को बुलाते हैं। और वो सम्मान अद्भुत होता है। आचार्य महाराज विराजमान होते, उनके सानिध्य में सम्मान होता है। कोई भी मुनिराज हो, चाहे समय सागर की हो, विशुद्ध सागर की हो, सुनील सागर, जहाँ हमें अनुकूलता रहती है वहाँ हम उस कार्यक्रम को करते हैं। और जब आप बायोडाटा बनाते हैं तो आप लिखना पड़ता है कितने पुरस्कार मिले आपको। बायोडाटा में वजन आता है तो आप लिख पाएंगे कि हमें एक पुरस्कार मिल गया, है ना। बायोडाटा में वजन बढ़ता है उसकी, आपने कहाँ कहाँ अध्यापन कराया। और आप समाज में जाते तो समाज में 2-3 दिन जाने के बाद हमें ध्यान नहीं रहेगा। आप लोग खुद कह दें, जो अच्छा सा आपके पास जुड़ गया हो उससे बोला एक काम करना यार, प्रशस्ति पत्र बनवा देना। ये प्रशंसा के लिए प्रशस्ति पत्र नहीं है, ये उस चीज का प्रमाण है कि आपने वहाँ अध्यापन कराया, कुशलता पूर्वक कराया, और जिस दिन आपने बायोडाटा बनाया और उसमें आपने संलग्न किया वो प्रशस्ति पत्र, आपका वेटेज बढ़ जाएगा। और कहीं आप प्रेजेंटेशन करते हैं राष्ट्र में और राष्ट्र के बाहर, वो वजन बढ़ता है। प्रशंसा पत्र के रूप में नहीं तो आप उसमें जरूर लिखवाएं कि भारतीय संस्कृति को प्रभाव, भारतीय संस्कृति की अविरल धारा प्राकृत का अध्यापन करा है। कुछ भी आप प्राकृत से लेते थे, धार्मिक चीजें कम जोड़े उसमें, फोटो आप कम दें उसमें, जिससे कि आपके उस प्रमाण पत्र का वजन हो। वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करना है। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं भी जाएं और बहुत लोगों की दिली इच्छा हुई कि ये मुझे शिविर करनी करता है। और जो भी परेशानी आएगी, जो पहले नहीं आई थी, जो भी वहाँ परेशानी आपको आती है वो भी हमें गलती नहीं करनी। भोजन कम मिले, बेस्वाद मिले, बिना नमक का मिले, ये तो तपस्या है साधु से। गर्दन नीचे करके चलना पड़ता है समाज में। समाज हमारा एक
कार्य का अवलोकन करती है, ध्यान रखना। आप किस रंग के कपड़े पहनते समाज ये भी देखती है। पंडित जी कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कहाँ ज्यादा बातें करते हैं, कितनी देर फोन पे बातें कर रहे हैं, सब समाज के लोग आकलन करते हैं। और आपके जाने के बाद वो आपकी अच्छाइयां और बुराइयां प्रचारित करते हैं। तो समाज में हमने जो अनुभव से सीखा वो आपको जरूर शेयर कर रहा हूं। मैंने परसों भी कहा था, सबसे पहली बात समाज में जब भी जाए जमीकंद बिल्कुल भी नहीं, गाजर का हलवा कितना ही अच्छा लगे आपको प्रस्तुत कर दें, बिल्कुल नहीं। समाज की व्यवस्था होती है जिनको विद्वान के रूप में जाए। आप ही जमीकंद का आप घर में क्या करते, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके घर जाके मैं नहीं, लेकिन समाज में जाते हैं, विद्वान के रूप में जाते हैं, हमारी पूरी मर्यादा होती है। रात्रि में किसी भी प्रकार का पदार्थ नहीं, ना दूध, ना चाय, ना आइसक्रीम, कुछ नहीं। शाम को भोजन मिला है वो भोजन करें और धैर्य रखें। सही, ये तपस्या है हमारी। तब करके निकलेंगे तो ये सब काम हो जाए। न कुरकुरे न कुछ, कचौड़ी ले आए बाजार की बढ़िया, जीभ में पानी आ जाए तो भी संयम रखना, हम तो खाती नहीं। घर की बना के लाओ, घर के समोसे लाओ, केले के चलेंगे, बाजार के केले के समोसे भी है ना। तो आप मर्यादा बना रखना बहुत आवश्यक है। इस सब लोग जो समाज में जाएंगे मर्यादा के सहित, बहनें जितनी है मर्यादित आप वेशभूषा में जाएंगे, है ना। जीन्स या टाइट कुर्ता या किसी प्रकार से ऐसे कुछ नहीं पहन के जिससे समाज में गलत प्रभाव। आपकी दृष्टि समाज के लोग एक बहन और माँ के रूप में देखते हैं। जब जाते हैं हम समाज में, भले ये पहने जाएंगी, एक गृहस्थ जीवन में ही प्रवेश करेंगी भविष्य में, लेकिन समाज में जिस दिन आप जाएंगी, समाज का छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति तक आपको माँ और बहन के रूप में ही देखता है। और अगर अपनी तरफ से गलती हो गई तो उनकी दृष्टि में हम बहुत बुरे बन जाते हैं। हर आप देखना जितने विद्वान मैं अपने साथ कह रहा हूँ, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी बहन बेटी को, अगर एक विद्वान बैठा है कमरे में अकेला तो वहाँ बैठा देगा, कोई किसी को नहीं कहेगा, क्योंकि वो भैया जी मान रहा है, हम पे इतना भरोसा करता है जैसे घर के सदस्य, कोई नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना आचरण भी समाज के अनुरूप करें। ये बहुत वो बातें मैं आपको कह रहा हूँ जो समाज में पेश करनी है ना। किसी जो भी मांग रहा है आपको अध्यक्ष मंत्री से बोलो या संयोजक से बोलो, आम आदमी से कोई वस्तु, आम समाज के व्यक्ति से कुछ नहीं मांग, साहब मच्छरदानी नहीं है, आला ले आओ, कितना खर्चा खुद कर लेना, इतना थोड़ा बहुत खर्चा खुद कर लेना। लेकिन हाँ, मेरा आपसे निवेदन है, हम समाज में जा रहे हैं, हम मुनिराज के रूप में जा रहे हैं, हम आलिका के रूप में जा रहे हैं, हमारा आचरण वैसे होना चाहिए। हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया है। और जब कभी फंस जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई प्रश्नोत्तर बार बार पूछे, मैंने आपको बताया था, कोई बार बार प्रश्न करे जानबूझ करके, उसको डांट के बिठा दो, बैठ जाइए आप, बहुत डिस्टर्ब करते हैं कक्षा में। अगर आपको ऐसे डिस्टर्ब करना, कल से बताइए क्लास में, बिल्कुल अधिकार है। बोले अभी जो विषय चल रहा है उस विषय में चर्चा करेंगे, आपको करना है, आप एकांत में आइए, पर वहाँ बैठ के बात करेंगे। भैया बुरा नहीं मानना, लेकिन कक्षा डिस्टर्ब हो रही थी इसलिए कह दिया है ना, क्षमा करना, बुरा लगा, लेकिन डांट देना ये करणाली योग के लिए उनकी विशेषज्ञता है। तो करणाली योग में उनकी बड़ी निपुणता है और वो इस कार्य को करें। तो आपके पास सभी प्रकार के विद्वान है। संस्कृत के लिए अनिल जी, आपको कहीं भी कोई असुविधा होती है मैनेजमेंट से संबंधित, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, समाज में कोई स्थिति बिगड़ गई, आप उनको फोन लगाइए, आपकी मदद करें। ये पूरी टीम आपके साथ है, आपको काम करना है और फिर आगे आकर के यहाँ भी बैठना है। हम चाहते सब लोग यहाँ आए और एक एक करके आगे बढ़ते जाएं और कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लें। हम आपको पुनः बुलाना चाहेंगे, हम इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जो बड़ा सेमिनार होगा। गिरनार जी का जो अधिवेशन किया था अंतरराष्ट्रीय स्तर का था, भारत के टॉप मोस्ट
स्कॉलर्स आए थे, जन सामान्य में विद्वान भी आए थे, बहुत अद्भुत कार्यक्रम वहाँ हुआ था। तो वहाँ भी इन स्थानों पे हम सपरिवार बुलाते हैं। आप परिवार से बताइए, हम पूरी व्यवस्था आपकी करेंगे, टीए की व्यवस्था करते। तो बस ये है कि काम करेंगे। आज ही मैंने किसी ने मुझसे कहा, नहीं काम करोगे तो अपन जुड़े रहेंगे, काम नहीं करोगे तो हम भी नहीं जुड़ पाएंगे। बच्चे परिवार की जिन्हें तो भगवान की सच्चे हृदय से सेवा कर रहा हूँ, जिनवाणी की सेवा कर रहा हूँ, तो इसका प्रतिफल बुरा नहीं है। भले मैं समय न दे पाऊँ, लेकिन बच्चों के पेपर छुड़वा दिए मैंने। कल पेपर था भी बड़े बेटे का, मैंने पेपर छोड़ो तुम इसमें ना, हम चाहते कुछ सीखें, कुछ जाने, लोगों से मिले, परिचित हों, हमारी सांस्कृतिक विभूतियों को देखें। तो मैं बस एक निवेदन आपके साथ कर रहा हूँ, आप और हम अब एक परिवार हैं। आप जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। कहीं भी आप कुछ भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कहीं कोई व्यवधान आता है, छोटी संगोष्ठी भी आपको अपने नगर में करनी, आप हमें बताइए। आपकी पुरस्कार आदि की व्यवस्था में भी हम सहयोग करें। कुछ भी आप करते हैं, सभी चीज़ों में हम सहयोग करेंगे। अब मैं डॉक्टर राजेश जी जैन शास्त्री ललितपुर को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिनवाणी चैनल पे उस समय इन्होंने प्रवचनों की श्रृंखला कक्षाओं का संचालन किया, जिसमें एक भी दिगंबर मुनिराज के प्रवचन नहीं आते थे। इनकी वजह से टीआरपी बढ़ती थी, इतनी इनकी कक्षा प्रसिद्ध रही है। और आप चारों अनुयोगों के बहुत श्रेष्ठ विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, ऐसे डॉक्टर राजेश जैन शास्त्री ललितपुर इस सेशन को लेंगे और सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। आपने एक बरसात के दिनों में एक छोटी सी बेल को देखा होगा, देखा है कि नहीं? जब वो छोटी सी बेल एक बड़े वृक्ष का सहारा लेती है तो कहाँ तक की यात्रा करती है? वृक्ष की भी यात्रा करती है, उसमें फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं और अपने फलों का दान भी कर पाती है कि नहीं? यदि वो बेल अपना समर्पण उस वृक्ष के प्रति ना दिखाए, प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन, आपको एक वृक्ष के रूप में प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन प्राप्त हुआ है। मात्र जिसने 1 वर्ष में इतने कार्यों को मतलब प्लेटफॉर्म पर उपस्थित किया है कि लोग भी देख करके, जो विद्वान हैं, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हैं, उन विद्वानों के लिए भी ये विषय बन गया है कि प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन ने 1 वर्ष में इतना कार्य कैसे कर दिया। मैं भी पूज्य आचार्य श्री के पास बड़ौदा गया था, आशीष जी, तो आचार्य श्री के मुखारविंद में केवल एक ही चर्चा थी, प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, उन्होंने भरी समाज में और भरी उपस्थित समुदाय में पंचकल्याणक के बीच में बोला कि जो राजेश जी आए हैं, बताएं प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन क्या कार्य कर रही है। अपने प्रवचन में पहले मुझे बोलने का मौका दिया, मैं पहले बोल चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले बोलने का मौका दिया, अपने प्रवचनों के बीच में मौका दिया। जब एक साधु इतना प्रभावित हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि वो संस्था एक समर्पण के साथ कार्य कर रही है और उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति उस संस्था से जुड़ा हुआ है वो भी समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। मैं अपनी यात्रा की चर्चा करूंगा। मुझे स्मृति में आचार्य आशीष जी ने एक पुरानी स्मृति याद दिला दी। ना मैं आशीष जी को जानता था, ना मुझे आशीष जी जानते थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, मैं सन 2003 की बात कर रहा हूँ। ऐसी शिविर लगना था और द्रोणगिरी में एक शिविर के पहले सभी विद्वानों को बुलाया गया, स्मृति में आपको भी होगा आशीष जी शायद, और वहाँ सबका परिचय कराया गया और सबको भेजा गया कि आपको यहाँ जाना, आपको यहाँ जाना, आपको वहाँ जाना। मैं एक छोटे से ग्राम में गया, उस समय मैं 12th पास आउट ही था। तिगोड़ा सबने आपने नाम सुन रखा होगा, जो आचार्य सुनील सागर जी की जन्मभूमि है, वहाँ मुझे जाने का सौभाग्य मिला। बहुत छोटा सा गाँव है और बहुत छोटे से घर है। अब आप विचार करेंगे कि 10-12 घर होंगे और 10-12 घर में आप क्या कर सकते हैं। मैंने 10-12 घरों के साथ संपूर्ण ग्राम वासियों को अपना बना लिया। कैसे बना लिया? बस समर्पण होना चाहिए। कैसा समर्पण होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इस समय पूजन की क्लास है, इस समय कक्षा है, इस समय प्रवचन है, बिल्कुल तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है। जब समाज निवेदन करे कि भैया प्रवचन होना है, चलो जितना हमें आता है बोलेंगे, क्लास लगनी है, चलो चलते हैं, पूजन के लिए आपको प्रशिक्षण देना है, चलो चलते हैं।
हमेशा तत्पर रहना है आपको, और यही आपकी तत्परता आपको समाज में प्रभावित करती है। तो मैं वहां की बात करता हूँ, शाम को उन्होंने कहा कि आप भैया प्रवचन करोगे, मैंने कहा करूंगा। बोले आपको बाहर प्रवचन करने होंगे, मैंने कि बाहर से मतलब, बोले एक चबूतरा है हमारे समुदाय समाज का, वहीं पर आपको करना है, जन सामान्य भी आपको मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं पहले दिन प्रवचन करने बैठा, वहां 50-60 लोग उपस्थित हुए। दूसरे दिन से जो भी अलग जगह, तीसरे दिन जैसे दिन बढ़ते गए वहां संख्या बढ़ती गई। आप ये मानो छोटे से गांव में मुझे 250 लोग श्रोता मिले, 250 श्रोता मिले, 300 श्रोता मिले। श्रोताओं की कमी नहीं है। वक्ता में यदि बात पड़ता है, बात पड़ता कैसी है, आप आखिरी वक्ता श्रोता तक पहुंच रहे हैं तो आप उसको सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। मैं कटरा भी गया, जहां 5000 लोग एक साथ बैठ करके सुनते हैं शाम को प्रवचन, 2000 लोग आपको सुबह की क्लास में मिल जाएंगे तत्वार सोच के, वहां भी मैंने देखा। लेकिन आपकी बात पड़ता हो, बोलने की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट श्रोता भी आपसे आकर्षित हो, तब आप श्रेष्ठ हैं। आप यदि एक टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं तो आप श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि टीचर का उद्देश्य क्या होता है, अध्यापक का, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, स्वयं अध्यापक हूँ, लेकिन एक अध्यापक के तौर पर आप पढ़ा रहे हैं तो कई बार कई अध्यापक होते हैं, मैं सबको भी सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ उसमें, लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं अंश भरे, जो मात्र ये उद्देश्य को लेकर के चलते हैं कि मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा दिया, जिसको ग्रहण करना हो तो ग्रहण करो, नहीं करना है तो करो नहीं। हमारी तो 40 मिनट की क्लास थी, मैंने उसको पूरा समय दिया और मेरी वेतन पक्की नहीं। लेकिन जो दूसरे प्रकार के अध्यापक होते हैं, जो एक एक बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें वो बनना है। यदि हमारी क्लास में 40 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, तो 20 तक हमें पहुंचना है। यदि आप 20 तक पहुंच गए ना, तो वो 20 शिवरार्थी आपके 200 कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो उस समय 2003 में आशीष जी से ऐसा परिचय हुआ कि 2003 से आज 2026 की यात्रा है, 23 वर्ष हो गए, मित्रता का कहें, अपार स्नेह कहें, प्रेम कहें, और हम कहां से कहां आ गए। ये मात्र समर्पण का कार्य है। आप यदि अपने मित्र के प्रति, अपने अग्रज के प्रति समर्पण दिखाएंगे तो आप भी आज जहां बैठे हैं, यहां तक पहुंचने में आपको समय नहीं लगेगा, बस आपके पास समर्पण होना चाहिए। तो मैं उसी समर्पण की बात यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ कि आपको समाज में जाकर के मात्र समर्पण दिखाना है। वेशभूषा की चर्चा हमारे आशीष जी ने कर दी, खान पान की भी चर्चा कर दी, और लेन देन की भी आपको बता दी कि आपको मिलेगा। और सबसे श्रेष्ठ बात जो उन्होंने बताई वो आपने सुनी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसको दोहराता हूँ कि जो आप प्राकृत के शिविरों का अध्यापन कराएंगे, उसमें से जो श्रेष्ठ 5 प्रशिक्षक होंगे, हमारे श्रेष्ठ 5 प्रशिक्षक, उनको हम हर वर्ष सम्मानित करते हैं। तो अब आपको ये होड़ दिखाना है कि मेरा नाम कैसे आएगा उसमें, ये होड़ दिखाना है। जैसे आपने कभी छात्रावास में अध्ययन किया हो तो वहां पर सीआर लिखी जाती है, सीआर लिखी जाती है, ऐसी सीआर यहाँ पर लिखी नहीं जा रही, दिमाग में क्लिक होती है। यदि आप समाज में गए, आपकी प्रभुता अच्छी रही, समर्पण के साथ आपने कार्य किया और आपकी वहां से श्रेष्ठता हम लोगों तक आए, क्योंकि देखो कहीं भी जाओ प्रतिपुष्टि तो हर जगह प्राप्त होती है कि नहीं। आप यदि किसी के घर भोजन करने भी जाओ तो वो भी दूसरे को बता देता है कि भैया जी ने क्या क्या किया था। आपको भली पता नहीं रहता है, आपको भली पता नहीं हो कि हमने तो किसी से कहा ही नहीं, वो दूसरे को बता देता है कि भैया जी ने पकौड़े अच्छे से खाए थे, पकौड़े जरूर बना लेते। मैं बिल्कुल समाज की बात बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि हमारी वेशभूषा को किस किस ने नोट किया, लेकिन समाज में चर्चा हो जाएगी, समाज के एक एक व्यक्ति में चर्चा हो जाएगी, आज भैया जी कैसे कपड़े पहने थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा, अपने चाल चलन का, हमारी वेशभूषा का, हमारे खान पान का, कुछ भी ऐसा गलत असर ना हो जाए, कुछ गलत इफेक्ट ना हो जाए कि जो चर्चा का विषय बन जाए, और चर्चा का विषय बन जाएगा तो फिर हम आगे से आपको दूसरे शिविर का मौका देने में हमें एक बार सोचना पड़ेगा। देखिए ये आपकी सीआर है, ये आपकी सीआर है। आप सोचें कि मैंने एक बार कर दिया, कौन देख रहा, देख ही नहीं रहा। आपको एक चक्षु नहीं, कैमरा नहीं लगा आपके पीछे, आपके पीछे हजारों चक्षु है, हजार चक्षु है आपके पीछे, जो आपको प्रति समय देख रहे हैं और आपका आकलन कर रहे हैं। इसलिए आपको अपनी एक एक चीज को बहुत ध्यान से करना है। खान पान का भी आपको बता दिया गया है,
तो इन सब चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस सत्र के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं उस सत्र पर आता हूँ। इस सत्र का नाम है प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। अभी तक की जो चर्चाएं थी वो आपने मात्र सीखी, आपको बताई गई, आपको पढ़ाया गया कि हम लोगों ने किस प्रकार से सिलेबस तैयार किया है, हमारा क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से हमें समाज में पढ़ाना है, कैसे, अब कैसे पढ़ाना है उस पर आपको बताना है। तो मैं जहाँ तक स्टार्ट करना चाहूँगा, क्रम से बनाया कीजिए बन सबको। पहला जो नंबर हमारे पास है, आप लोग देखिए मानसिक धारणा बना लें, कोई कठिन कार्य नहीं है। यहाँ आपको केवल उपस्थित होना है, सामने ये विचार करके आपको अंकित मन में ये सोच लेना है कि यहाँ हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसे मिलेंगे आपको समाज के लोग, कोई बहुत बूढ़ा मिलेगा तो कोई यंग मिलेगा तो कोई छोटा बालक मिलेगा, बिल्कुल ऐसे मिलेंगे। तो इस समाज के लोग बैठे हैं, आप कैसे जाकर के पढ़ाना, कैसे आप एक बार में आप मतलब माइक पर आपने माइक उठाया और आपकी एक आवाज में और एक बोली में बिल्कुल सब आपकी ओर आकर्षित हो जाए, ऐसा कुछ आप में है तो आप बिल्कुल यहाँ पर प्रदर्शित करें जी। हाँ, मैं जो हमारे संस्था में हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमारे आदरणीय अग्रज डॉक्टर निर्मल जी शास्त्री जी हैं, मैं उनको अनुरोध करूँगा कि कुछ दिशा निर्देश भी प्रदान करें और साथ में हमारे जो यहाँ पर प्रतिभागी आ रहे हैं उनको कुछ नोट डाउन करने में हमारी सहायता करें जी। नमो जिन्नानम। आपने अपनी जो आपकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा के साथ आपने उस शिविर में रोचकता भर दी, तो आपकी एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी बात, आप वहाँ पर 20 प्राकृत भाषा के शब्द सिखा के आ गए, तो निश्चित रूप से आपका एक प्लस पॉइंट हो गया। मैंने पिछली बार टीकमगढ़ में जब शिविर लगे तो पहली बात तो मैंने रखी समानता। सभी आचार्यों, मुनियों और जितने भी श्रवण साधु, जिसने जो कहा हमें ये शिविर लगाना है, हमें ये शिविर में लगाओ, और हमारे टीकमगढ़ में 3-4 जगह शिविर लगे थे। तो हमने किसी को ये नहीं कहा कि नहीं आप नहीं लगाओ, आप लगाओ और हम भी लगाएं। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे पढ़ाने वाले हैं, सौभाग्य से दीदियां हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। अर्पित अभी यहाँ आए भी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की और उन छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे प्राकृत के शब्द बोले, वीडियो बनाए। जब वीडियो पूरे उसमें प्रसारित हुए तो कई लोगों के फोन आए कि हाँ ये कोई शिविर है। कहने का अभिप्राय है हमारी होड़ नहीं है, हमारी संस्कृति संवर्धन, भाषा विकास का उद्देश्य है, होड़ नहीं है। हम किसी से होड़ लेके शिविर नहीं लगा रहे। संस्कृत भारती अपना काम कर रही है, प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन अपना काम कर रही है और श्रवण संस्कृति संस्थान अपना काम कर रही है। करें और करना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि जहाँ वो नहीं पहुँच पाते वहाँ हम पहुँचते, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते वो पहुँचते, सब लोग पहुँचे, सबको लाभ मिले। बस इसी कामना के साथ आप बढ़ाइए और इसी समन्वय के साथ समाज को एक करना है, जोड़ना है, तोड़ना बिल्कुल नहीं है। इस सूत्र को याद रखना। मैं इसी बात को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी के लिए, जिन्होंने संक्षिप्त शब्दों में और सदैवीय शब्दों में हमें मार्ग निर्देशित किया। मैं सर्वप्रथम जो हमारे इस शिक्षक प्रशिक्षण में प्रतिभागी के रूप में आए हुए हैं ऐसे हितांशी जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस दें कि किस प्रकार से आप समाज में जाकर आप हितांशी नहीं है। चलिए ठीक है। उसके बाद शिक्षा नायक, अच्छा चलिए।
तीसरा नाम है सैली जैन। आ जाए सैली, सैली भी नहीं। शिवी जैन, श्रद्धा जैन। हाँ आ जाए। हमें बड़ी ही 3 से 5 मिनट का यहाँ समय है, मैक्सिमम 5 मिनट है। 3 मिनट में हमें ये बताना है कि हम क्या करेंगे समाज में जाके और कैसे पढ़ेंगे। आ जाओ जल्दी। एक बार अभिनंदन करें और उत्साहवर्धन करें। नमो जिनानंद। आज से हम यहाँ प्राकृत की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राकृत भाषा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो प्राकृत को उच्चारण ही लोग गलत करते हैं, वो प्राकृतिक नहीं है, प्राकृत है। तो क्या बोलेंगे हम आज से, कौन सी भाषा है? प्राकृत। और अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये प्राकृत क्या है, हमें क्यों करना चाहिए। तो जनरली मतलब सबसे पहले जो मम्मी पापा होते हैं वो अपने बच्चे को प्राकृत ही सिखाते हैं। आप सब लोग अपने बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाते हैं, तो नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है। तो जिस भाषा में हमारा महामंत्र है उसको सीखना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और प्राकृत एक बहुत सरल भाषा है। जैसे हम अपने आप ही हिंदी बोलना सीख जाते हैं, उतनी आसानी से हम प्राकृत बोलना भी सीख जाएंगे। अब इसका उदाहरण मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। जैसे अगर मुझे आपसे पूछना है कि आपका नाम क्या है, इतना सरल वाक्य है, इसका ही हम बोलेंगे दोहरामम किम। अब बताइए, आपको उत्तर देना है मम नामम और अपना नाम बोल दीजिए। अच्छा आप बताइए दोहरामम किम। हाँ देखिए, हम प्राकृत का एक वाक्य बोलना सीख गए। जब हम इतनी जल्दी मतलब प्राकृत उतनी ही सरल भाषा है जितनी सरल हिंदी है, और इसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। वैसे अब हम अपना परिचय देना सीखेंगे सबसे पहले प्राकृत में। तो हम अपना नाम, अपनी मम्मी का नाम, पापा का नाम बोलना सीखेंगे। तो ठीक है, दोहरामम किम। हाँ जैसे मैं बोलूँगी मम नामम श्रद्धा। प्राकृत में कुछ मतलब परिवर्तन होता है हिंदी से, लेकिन अभी हम शुरुआत अपने नाम को ऐसे ही बोलने से करेंगे। तो मम नामम श्रद्धा। अब पापा का नाम तो पीयूष रामम के। पापा को प्राकृत में पीयूष से बोलते हैं, तो मम पीयूष रामम महेश। आप लोग बोलते हैं माइक को सीखना है ऐसे। हाँ नमो जिनानम। तो आप सभी ने बचपन से ही प्राकृत भाषा के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आप सोचते हैं मुझे तो आती ही नहीं है। लेकिन आपने बचपन से ही नमोकार मंत्र सीखा है, वो हमारी प्राकृत भाषा में है। तो आपको आता है ना, तो आप पढ़ के सुनाइए। तो सारे लोग पढ़ के सुनाएंगे। फिर उसके बाद मैं बोलूँगी कि जैसे आपको 24 सितंबरों के नाम आते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि 24 सितंबरों के नाम प्राकृत में कैसे बोलते हैं। तो उसको हम वाक्य सिखा देंगे तो बच्चे को याद हो जाएगा। फिर थोड़ा पास में भाई। हाँ कोई नहीं, पास में माइक करो थोड़ा। तो ऐसे बच्चों को हम नमोकार सिखाते हैं। ऐसे हम 24 सितंबरों के नाम भी सिखा देंगे और 2-3 स्तुतियाँ भी सिखा देंगे बच्चे को, तो बच्चे को आने भी लगेगा। उनका नाम बोलना भी सिखा देंगे और कुछ धोनी के बारिश वगैरह बता दिए, जैसे कि आत्मा को अपना बोलते हैं, ऐसे सब बता देंगे। तो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा बोलेंगे कि देखो आपसे तो आने लगा है ना, तो बच्चे भी सोचेंगे हाँ मेरे को तो आता है। वो सारे लोग घर में जाके भी बताएंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे बोल के। तो उनका कॉन्फिडेंस भी मतलब बढ़ेगा और उनको पढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं सारी गाने की। देखो आपके पास सारी बुक्स आपका क्या चल रहा है? मतलब ठीक है, आ जाए। और पाए सीधी बात तैयार होगी। मतलब प्राकृत भाषा शिविर में आए हैं, तो सबसे पहले तो जय जिनेन्द्र को प्राकृत में बोलेंगे। तो जय जिनेन्द्र को प्राकृत में बोलते हैं जय जिनेन्द्र। क्या बोलते हैं? एक बार और अच्छे जोर से क्या बोलते हैं? हाँ, तो पहली का मतलब सबसे पहले हमने सीखा प्राकृत में जय जिनेन्द्र को बोलना। तो जय जिनेन्द्र को प्राकृत में जय जिनेन्द्र बोलते हैं। इसके आगे जयतु जिनेन्द्र, जिनेन्द्र
आचार्य पुष्पदत्त एवं भूतबली छाकर द्वारा सद्गुणागम ग्रंथ की जो रचना हुई थी, तो उसमें नमोकार मंत्र को प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। नमोकार मंत्र को जो किस ग्रंथ में, किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। सभी को नमोकार मंत्र तो आता है ना? हाँ। इसके बाद नमोकार मंत्र के बाद हम पंच परमेष्ठियों के बारे में जानेंगे। तो नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? पंच परमेष्ठियों को, अरिहंत परमेष्ठि को, श्री सिद्ध परमेष्ठि को, श्री आचार्य परमेष्ठि को, उपाध्याय परमेष्ठि को और शाद परमेष्ठि को। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। इसके बाद हम सीखेंगे तीर्थंकर कितने होते हैं। तो तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। तो इसके बाद हम 24 तीर्थंकरों के बारे में प्राकृत में पढ़ेंगे। प्राकृत भाषा में 24 तीर्थंकरों को क्या बोला जाता है, इस बारे में पढ़ेंगे। जय जय। बहुत बढ़िया। जैसे सबसे पहले रात सुबह ली जाती थी, सुबह पहाड़, शाम को ली जाती थी, सुबह सांझे, ये प्राकृतिक वाक्य होते हैं। तो अपन को सबसे पहले ये बोलेंगे, फिर बाद में हम परिचय पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बच्चे हैं बड़े हैं, ये उनके हिसाब से पूछेंगे कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कौन सा विषय लेना है। तो उसके बारे में बात करें। छोटे बच्चे हैं तो हम बोलेंगे कि क्या आप प्राकृत के बारे में कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो सबसे पहले बताइए हमारे जैन धर्म में प्राकृत में क्या लिखा हुआ है। जैसे नमोकार मंत्र वो प्राकृत से ही स्टार्ट होता है। कोई इसका गलत उच्चारण करता है तो उसको सही उच्चारण करना बताएंगे। जैसे नाम में है तो हम बताएंगे कि बालक है तो उसको ओ बोलना है लास्ट में, लड़की है तो उसको आ नाम से बोलना। जैसे आपको जैसे विनीता है तो विनीहा, लड़का है दीपक तो दीप को जो भी अपन बोलते हैं वैसे अपन को उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे अपन को नाम लेना है। फिर बाद में हम 24 तीर्थंकरों के नाम बताएंगे। उनको पहले 24 तीर्थंकरों के नाम से पहले बता देंगे कि 24 तीर्थंकरों के नाम में ज़्यादा शब्द के जैसे नए आ रहा है तो अपन नए बोलेंगे उसकी जगह। तो बच्चा अपना समझ जाएगा कि अपन को नए कहाँ पर यूज करना है, अड़ा कहाँ पर यूज करना है। तो वो चीज़ें हम उनको बताएंगे। तो जैसे फिर बच्चे एक दो बताने के बाद खुद बच्चा अपने आप बोलने लग जाएगा कि यहाँ पर इसने गलत बोला है, यहाँ पर इसने ये सही बोला है। बहुत अच्छा। हाँ, इसके बाद अजित जैन और उसके बाद दीपेश जैन। जन्म के बाद बच्चों को जिस तरह सिखाई जाती है वो थी नमोकार मंत्र। आज समाज के सभी वरिष्ठ व्यक्ति नमोकार मंत्र को तो पढ़ते परंतु यह नहीं जानते कि नमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा हुआ है। 55 से लेकर 56 की उम्र हो गई परंतु अभी तक यह नहीं उनको मालूम कि प्राकृत भाषा में नमोकार मंत्र लिखा है और नमोकार मंत्र को पढ़ते आ रहे हैं। जैसा द्रव्य संग्रह ग्रंथ है जो कि आचार्य महाराज जी ने लिखा है, तो हमें सिर्फ नमोकार मंत्र में सीमित नहीं रहना है कि हम बचपन से नमोकार मंत्र पढ़ते आए तो नमोकार मंत्र को ही पढ़ते आदि और जो प्राकृत में ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको भी हमें पढ़ना सीखना है। तो वह नमोकार मंत्र के अलावा जो प्राकृत में शब्द जो ग्रंथ के गाथा लिखी हुई है तो उनको हम कैसे पढ़ेंगे, तो हमें उस प्राकृत को सीखना है। तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जो पहला मंगलचरण कहा गया है तो उसको हम आज दोहराएंगे कि उन्होंने कहा कि जीवम जीवम दब्बम, अर्थात जीव और अजीव दो द्रव्य हैं। जीवम जीवम दब्बम जड़वर बस है जैन दिव्यम, जड़वर बस है अतः जितवर विष्णुदेव ने आदिनाथ भगवान ने कहा है। तो किसने कहा? जीव और अजीव द्रव्य को। जीव और अजीव द्रव्य के दो द्रव्य कहे गए हैं, जीव और अजीव। मुख्यतः दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव, और अजीव के 4 भेद हैं, ऐसे 6 तत्व हो जाते हैं। तो ऐसे आदिनाथ भगवान ने जीव और अजीव तत्व को कहा है और देवेंद्र वंदनम वंदेकम सर्वदा सिद्धा, अर्थात ऐसे प्रसन्न आदिनाथ भगवान को मैं बार-बार अर्पणा करता हूँ अपने मस्तक से। तो ऐसे हमें गाथाओं को सिखाना है सभी को। बहुत अच्छा। थोड़ा तत्व द्रव्य का निर्णय कर लेना, ठीक। हम जैसे कहीं प्राकृत का शिविर लगाने जा रहे हैं तो सबसे
फिर उनको हम सिखाएंगे उनका बेसिक सामान्य परिचय प्राकृत। जैसे आपका नाम क्या है, तो दो नाम के बत्ती, तो रिप्लाई देंगे। अब उनको सिखाएंगे मम नामम शैली शैली जैनो अर्थी, तो प्यूड़ो नामम के मत्थी, तो मम प्यूड़ो नामम प्रकाश जैनो जैनो अर्थी, तो माधुर नामम के मत्थी मम माधुर नामम संध्या जैनो अर्थी। तो सबसे पहले हमें उनको अपना सामान्य परिचय देना प्राकृत में सिखाना है। उसके बाद जैसे के मत्थी, तो जैसे अपने बॉडी पार्ट्स के नाम प्राकृत में लेना सिखाना है। बाकी फिर आगे बहुत आगे गीतांशी जी। नमो जिनाणम। तो किसी भी सब्जेक्ट, आप लोग जानते हैं प्राकृत क्या होती है? प्राकृत के बारे में कुछ भी जानते हैं? मैं यहाँ, आप अभी मान लीजिए मैं यहाँ शिक्षिका हूँ और आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अगर किसी भी चीज को सर ने बोला है कि पढ़ा के दिखाना है, तो मैं सिर्फ छोटी सी चीज पढ़ाऊंगी, एक बार आप लोग सिर्फ आंसर देंगे, ठीक है? तो आप लोग प्राकृत के बारे में जानते हैं? इंग्लिश जानते हैं? हिंदी जानते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा है, और जो हमारी मातृभाषा है ना, मातृभाषा की भी माँ होती है। जैसे हमारी भी माँ की माँ होती है ना नानी, वैसे हिंदी की माँ कौन है? प्राकृत है, ठीक है? तो अपन को सबसे पहले अपनी माँ का नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है? तो किसी भी प्राकृत को अपन एक इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले आप लोग बताइए, आप लोग को पाप आते हैं? पाप कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 पाप होते हैं। पाप को अगर प्राकृत में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्राकृत को पाप को प्राकृत में बोलेंगे पावम। क्या बोलेंगे? पावम। प्राकृत के जब सूत्र पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि पावम कैसे होगा। एक पोवा नाम का सूत्र होता है, जिससे पा का क्या हो जाता है? वाह, वजन वाला वंश वाला पा हो जाता है, ठीक है? अब इसके बाद कितने पाप होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है? कौन कौन से होते हैं, कोई हिंदी में बताएगा? एक बार आप खुद से ट्राई करो कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप होते हैं उनको अपन प्राकृत में कैसे बोलेंगे? एक बार हिंसा को हिंसा ही बोलेंगे, ठीक है? हिंसा के बाद क्या आता है? मुझे पाप के नाम याद नहीं है, तो आप लोग को ही बताना पड़ेगा कि हिंसा के बाद क्या आता है। क्या आता है? झूठ को प्राकृत में आपके पास ये बुक है? किस किस के पास ये वाली बुक है? जिसके पास भी ये बुक है, पाप वाला चैप्टर लेकर उसमें से बताओ झूठ को क्या बोलते, चोरी को क्या बोलते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह क्या बोलते हैं? पेज नंबर बता दो। पेज नंबर 19। चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। समय की इतने पास अभी है और इसको देखते हैं, बहुत अच्छा। इसके भाषा एक प्राकृत भाषा भी है, तो इसलिए हम उसके लिए ये बताएंगे कि प्राकृत भाषा, जैसे आज संस्कृत तो सभी जानते हैं, प्राकृत भाषा भी सभी लोग जाने हैं। प्राकृतिक भाषा जिस प्रकार से आज 1 2 3 4 5 इंग्लिश में सब समझते हैं, 1 2 3 का गणित में सब समझते हैं, तो उस समय के आदमी के लिए अगर आज हम कहें कि 1 2 3 4 ये गिनती है तो उसके लिए जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से आज हम बच्चों से ये कहेंगे कि प्राकृत भाषा में बोलो भैया 1 2 3 4 5 10 10, तो इस प्रकार से जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसको हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम 1 2 3 एक साथ में बोल देते हैं, ऐसी ये भी कोई भाषा है, बहुत सरल भाषा है, बस आपके नोटिस में नहीं आए, इस कारण से आपको ये थोड़ा कठिनता महसूस हो रहा है। तो हमें यही बताना है कि ये प्राकृत भाषा है, इस
इसका प्रचार करना, ये लुप्त ना हो जाए, इसको याद रखें कि एक भाषा भी ये भी है जिस प्रकार संस्कृत, इंग्लिश, अंग्रेजी बड़ा कर रहे हैं, इसलिए कभी देखिए बड़ों को भी तो पढ़ाना है अपन को, तो बड़ों को पढ़ाने के लिए अग्रसर हो कि हम बड़ी किताब भी पढ़ाएंगे जो अपने पास है। हाँ, एक मिनट मैं ये बात बताना चाहूँगा कि यदि मान लो क्लास में पढ़ाते समय आपसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाए जो आपको ज्ञान नहीं है कि ये वैलिड है कि नहीं जैन धर्म में, तो आपको उसको हटाकर ही नहीं बनना वहाँ। मान लो कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा था कि नहीं ये ऐसा तो है ही नहीं, शास्त्र में ऐसा तो लिखा ही नहीं, तो आपको वहाँ पर ये कहना है कि मैं भैया आपको देख करके कुछ करके बता दूंगा। मतलब आपको वहाँ हटाकर ही नहीं बनना, नहीं कोई कहे तत्व तो 7 नहीं होते 9 होते हैं, कोई खड़ा हो जाए वो आप भी कंफ्यूज हो जाओ। तो कई बार प्रश्नकर्ता के सामने हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हो नहीं तब तो 7 नहीं होते 9 होते हैं, तो अपन उसे बता बोले हमें इतना नॉलेज होता तो उस गलती में नहीं बैठे होते। तो आपको पर उस समय मान लो आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको ये कहना है ठीक है भैया मैं शाम को उत्तर देता हूँ, आपकी बात को शाम को समाधान करते हैं भैया लोगों से डिस्कस करके एक बार शास्त्र को देख करके फिर बता दो। लेकिन हटा कर ही नहीं बनना कि नहीं ऐसा ही है, मैंने तो पढ़ा ही है, कई बार अच्छे देख करके बता दें। ठीक, क्या नाम है? सीधी जी। आप सभी को सादर जय जी, भाषा में लिखा हुआ है, तो आप सभी क्या मुझे बता सकते हैं कि हमारे पंचपरमेष्ठी का नाम क्या है? और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 24 तीर्थंकरों के नाम प्राकृत भाषा में सीखेंगे। और मैं आप सभी को गीत के माध्यम से हमारे 24 तीर्थंकर भगवानों के नाम याद करवाऊंगी, और मैं आपको प्राकृत बोलना भी सिखाऊंगी कि कैसे प्राकृत बोलते हैं। तो मैं आपको पूछूंगी कि तो रामन के, तो आप मुझे बताना कि आपका नाम क्या है। तो आप कैसे बताओगे कि आपका नाम क्या है? तो आप बोलोगे कि मम रामम सिबी अर्थी। अर्थी का मतलब होता है। तो ऐसे ही आप सब भी अपना नाम बना सकते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा। हाँ, आज शिक्षा नायक बहुत बढ़िया जो आ रहे हैं। मेरा नाम शिक्षा नायक है। शिक्षा को हम शिक्षा प्राकृत में करते हैं। जैसे मैंने शिक्षा को शिक्षा कहा, वैसे आप सब भी अपने नाम को प्राकृत में कह सकते हैं। मैं बारी बारी आपको आपके नाम आपको सिखा सकती हूँ। इसको हम क्रमशः सीखेंगे धीरे धीरे। लेकिन प्राकृत को सीधे नाम पर आकर तो नहीं कर सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि आपका नाम शिक्षा का शिक्षा हो जाएगा। इसको क्रमवार हम समझेंगे। तो छोटी छोटी चीजों से हम प्राकृत को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको सीधे नहीं बता सकते कि पा को बा हो गया या सा को सा हो गया। तो उनको बताना होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे अध्ययन में आ रहा है, उसमें हम संस्कृत कौन सी है और प्राकृत कौन सी है, उसका भेद करना दिखाएंगे सर्वप्रथम। कि जो भी संस्कृत के शब्द हैं उनमें और प्राकृत के शब्द हैं उनको हम कैसे पहचाने। तो जो भी चीज हम पहचाने कि प्राकृत क्या है और संस्कृत क्या है, फिर हम जानेंगे। जैसे उसने प्राकृत को पहचान लिया कि णकार मंत्र प्राकृत में है, फिर हम जाके समझाएंगे कि प्राकृत में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे को हम सीधे नहीं कह सकते हैं कि आप ये पढ़िए वो पढ़िए। तो हम छोटी छोटी चीजों से उन्हें मनोरंजन के द्वारा उन्हें सिखाएंगे। 24 तीर्थंकरों के नाम उनको याद कराएंगे। कषाएं क्या होती हैं उनको सिखाएंगे। पापों के बारे में बताएंगे। छोटे जैसे हम 1 से लेकर 10 तक की अथवा आगे 20 तक की गिनती सिखाएंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके जब वो इतना कि एक वाक्य बनाने लग जाए, तब हम सिखाएंगे कि णकार मंत्र पूरा प्राकृत में है, हमें इस प्रकार उसको पढ़ना है। धन्यवाद। आप सभी वरिष्ठ वर्ग के श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं चर्चा कर रहा हूँ प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा
भाषा। अब मैं आप लोगों से जानकारी चाहता हूँ कि आखिर भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा मतलब होती है कि हम अपने जो विचारों की अभिव्यक्ति का जो साधन होता है उसको भाषा कहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को इस बात में भ्रम होता है भाषा, बोली और लिपि। तो इन तीनों को अगर डेफिनेशन करें तो क्या होता है, भाषा जो है वो व्याकरणिक रूप से लिखित साहित्य जिसका होता है उसको क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। बोलचाल की जो साधन है उसको भाषा कहते हैं। फिर बोली, तो बोली कहते हैं जो स्थानीय स्तर पर बोली जाती है और जिसका कोई साहित्य नहीं होता है। और तीसरा है लिपि। लिखना लिपि कहलाता है और बोलना भाषा कहलाता है। तो लिपि कौन सी है? देवनागरी। बस आ जाए, इसके बाद अलका जी, आकांक्षा जी आप आ जाए। अलका जी इसके बाद तैयार हैं। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हमारे बीच में सम्मानीय अतिथि लोग भी बैठे हुए हैं। आपको बता दूं इन सब ने एक टीचर ट्रेनिंग है प्राकृत भाषा की, जो शिक्षण से भी लगना है उसके लिए यहाँ आप आए, बिना भूमिका के आए, आपको पाठ पढ़ाना है, व्याख्या नहीं देना है, सिर्फ पाठ पढ़ाना है। शिविर का प्रथम दिन है और आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ कि आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। प्राकृत भाषा जैसे कि हमने सुना है कि सिंपल है, अगर हमको आती नहीं है, हमको इंग्लिश आती है, हमको हिंदी आती है, हमको संस्कृत भी कहाँ तक आती है, लेकिन हमको प्राकृत नहीं आती। लेकिन हमने सुना है कि प्राकृत भाषा आम बोलचाल की भाषा है, सिंपल है। तो वैसे ही सिंपल है जैसे मैं कह रही हूँ, ऐसे मैं आपसे कहूँ प्राकृत ऐसे आ गई, ये तो प्राकृत कितनी सिंपल है, जैसे हमने सुना था ऐसे प्राकृत। अब हम देखते हैं कि प्राकृत में वर्ड तो चेंज होते हैं, तो कैसे चेंज हो गए? कोई भी प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम 8 दिन बाद जैसे हमने भी यहाँ पे शिविर पढ़ाया 8 दिन के लिए, हम शिविर पढ़ाने आए। अब हमारे निर्देशन कौन है? आशीष भाई हमारे निर्देशन है। तो अब बच्चे हैं तो बच्चे तो बताएंगे नहीं कि हमें क्या पढ़ाया है, वो अपने मम्मी पापा को बताएंगे। तो हमें कैसे पता चले कि हमने अपना कार्य अच्छे तरीके से किया है? अब उसका सामूहिक समापन हुआ, आशीष भैया ने बोला हमसे क्या करना है, वहाँ पे आपको एक प्रस्तुति अपनी प्रकट करवानी है बच्चों के द्वारा। अब हम क्या करें, हमने 8 दिन तो पढ़ा है सामान्य रूप से 1 साल से, लेकिन 1 साल के बच्चों को बिठा देते हैं। जैसे मम्मी पापा होते थे वो कहते 1 साल 2 साल 3 साल, अब वो कुछ नहीं जानते। तो उस समय भी क्या करना है, जैसे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र उसमें बताया गया दृश्य एवं श्रव्य, सुनने से जितना ग्रहण नहीं होता उतना क्या होता है, दिखाने से। अब हमने कहा एक विद्यासागर जी महाविराज थे, ठीक है, तब कौन थे? अब छोटे बच्चे को तो जानते नहीं है, लेकिन हमारे सामने उनकी पिक्चर लगी है तो हम कहेंगे ये विद्यासागर जी महाविराज है। तो अब जितने भी जैसे 1 साल का भी अगर कोई बच्चा बैठा होगा, 2 साल का बैठा होगा, तो उसके माइंड में क्या आएगा, उनकी फोटो आएगी। तो उससे क्या होगा, अपनी आप क्या करने लगेगा, उन्हें पहचानने लगेगा। जैसे अभी हम वरिष्ठ विद्वानों को पढ़ाना है और एक हमारे सामने तालियां बजाने उत्साह प्रकट करते हैं। बहुत बमोरी विद्वानों की नगरी है। प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर, प्रोफेसर उदय चंद जी शास्त्री उदयपुर, आशीष जी बमोरी। सभी लोग पुस्तक निकालेंगे, गुणस्थान निकालना, गुण स्थानों की चर्चा करेंगे अपन। हाथ जोड़ेगा, इसकी 14वीं गाथा जो पेज नंबर 40 जो है उसमें अपन जो पाठ है वो पढ़ेगा। अट्ठवे कम्म वियला सीधी भूदाड़ रंजनाड़िचा अट्ठ गुणा किदविचा लोयक्किड़ि वासड़ो सिद्धा। ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, एक एक उच्चारण से पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर है ना, ये तो अपन अभी किया जल्दी जल्दी। अट्ठवी अर्थ समझेंगे, अट्ठवी अर्थात 8 प्रकार की, सब उसमें लिखा हुआ है, फिर भी अपन देखें। अट्ठवी 8 प्रकार के कर्मों से वियला विगत
अर्थात जिनके बीत गए हैं या जो रहित हैं। फिर सीधी बूदा अर्थात अत्यंत शांत, जो अत्यंत शांत हैं। निरंजन हो चुके हैं। ऋचा नित्य हैं। अष्टगुणा 8 गुण से सहित हैं, जिनके 8 मूल गुण हैं। किदकिच्चा कृतकृत्य हैं, जो जिनके पास कुछ और भी करने के लिए शेष नहीं रह गया है, वो कृतकृत्य हो गए हैं। लोयक अर्थात लोक के अग्रभाग में, मोक्ष में नहीं, लोक के अग्रभाग में। मोक्ष तो उस स्थान पर कह देते हैं, लेकिन वो लोक के अग्रभाग में स्थित हो चुके हैं। निवासनो वहां के निवासी हो गए हैं। और ऐसे कौन? ऐसे सिद्ध भगवान। तो हम ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, जो कैसे हैं? 8 प्रकार के कर्मों से रहित हो चुके हैं और जो नित्य हैं, निरंजन स्वरूप हैं, उनमें 8 मूल गुण हैं, कुछ भी करने को शेष नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जय बोलेगा अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बहुत ही सुंदर। इसका नाम क्या है पुस्तक का? आपको क्या बताया था? पाइये परिणाम। प्राकृतिक विज्ञान क्या होती है? पाइये परिणाम। तो हमने इसके 2 पाठ पढ़ लिए। अब हमें कौन सा पाठ पढ़ना है? तीसरा पाठ पढ़ना है। तीसरे पाठ में क्या है? प्राकृत की वर्णमाला दी गई है। किसकी वर्णमाला है? किसकी वर्णमाला है? प्राकृत की। बोलिए, प्राकृत की वर्णमाला है। तो इसको प्राकृत में क्या बोलेंगे? प्राकृत वर्णमाला को इसमें पढ़ो, देख के पढ़ो। पाइये वर्णमाला। क्या बोलेंगे? पाइये वर्णमाला। बोलो, पाइये वर्णमाला। ये हमारी प्राकृत की वर्णमाला है। हमारे जो 5 परमेष्टि दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले परमेष्टि कौन है? अरिहंत। तो अरिहंत को क्या कहा गया है? अरिहंतो। क्या कहा गया है? अरिहंतो। क्या है? अरिहंतो। और आचार, आचार को क्या कहा गया है? आइडियो। क्या कहते हैं? आइडियो। बहुत बढ़िया। ऐसा हो हिंदू। बहुत अच्छा। अब हम कल पढ़ेंगे। क्लास खत्म। बहुत तालियां बजाते जाएगा, समय की अपनी सीमाएं। हाँ, मैं सुधात्मा हूँ। निकाल लीजिए पेज नंबर 48। अब लिखो खलु शुद्धो दक्षिण नाड़ नैयो सदा रुहि लभी अत्थि मच्छ इंचि ऐणम परमाणु वित्तम्पि। बोलो, अमृतो अहम अर्थात मैं, इको एक हूँ, हलु निश्चय से, शुद्धो शुद्ध हो, दक्षिणान्यो दक्षिण ज्ञान में, सदा अर्थात सदा, अरूपी अरूपी, लभी नहीं, अथी है, मच्छ मीरा, किंचिवी किंचित भी, अर्णम अन्न, परमाणु परमाणु। बहुत अच्छा है। वित्तम मात्र भी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अमृतो दर्शितो दक्षिणाण वैयो सदा रुहि लभी अत्थि मच्छ किंचिवी अर्णम परमाणु वित्तम भी। हे भगवान, से मेरी अकेली आत्मा है, वो शुद्ध है, निरंजन है, अरूपी है। आचार्य मूलनायक अरणादेवस्य चरणारविंदे वयम सर्वजना नमस्सम। इसका अर्थ है नवागढ़ क्षेत्र में विराजमान मूलनायक देवादिदेव श्री अरनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का नमस्कार। क्योंकि हम यहाँ पर प्राकृत सीखने आए हैं, सबसे पहले तो प्राकृत होती क्या है उसको जान लेना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विषय का आगे बढ़ने से पहले उसका प्रारंभिक ज्ञान लेना आवश्यक है। तो प्राकृत जहाँ से प्रकृति की शुरुआत हुई है वहाँ से प्राकृत। जैसे एक बच्चा है जो तोतली भाषा में बोलता है, चूंकि वो उसकी प्रारंभिक भाषा है, उसमें किसी प्रकार का शोधन नहीं किया जा सकता, अभी वो सीख रहा है। तो ऐसे ही जो हमारी प्रकृति
प्रकृति के द्वारा प्रदत्त भाषा है वही प्राकृत भाषा है और सभी आत्मिक ज्ञान इसी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे गति चैप्टर। तो गई नाम के गई मतलब गति किसे कहते हैं, गति किसका नाम है? तो कहते हैं मरण के उपरांत मरणोपरंतम अप्पा जत गच्छई सो गई। जन्म के मरण के उपरांत आत्मा जहाँ जाती है उसका नाम गति होता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम सभी प्राकृत भाषा को सीखने का। बहुत बढ़िया, तालियां बजा के। तो यही परफॉर्मेंस है। आपसे क्या प्रेजेंटेशन लेंगे तो सब अपने नए वालों से दीदी आप सब सक्षम। दीदी तो सब सक्षम है, ये तो हमारी सब छोटी बहनें हैं जो भाई लोग हैं, इन लोगों को पढ़ाने के लिए हमें एक्टिव करना है। आज उनको कैसे मुझे थोड़ा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे डॉक्टर राजेश जी का। उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशन इसको हम कंटिन्यू करेंगे और आप सबसे विशेष आग्रह सीधे भोजन के लिए पहुँचेंगे और ठीक 12 बजे हम सब यहाँ उपस्थित होंगे। हमारे कुछ कार्यकर्ता बहनें और भाई लोग यहाँ रुकेंगे, अब तक मंच की व्यवस्था बनाएंगे। जय दुभागा सोई देवी सरस्वती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती धीर मोह निकला क्रोध मारी घटिना सुरसरी भासिना कुंदरादि वेदा कुंद कुंद भारती सुंदरादि भारती जिनवाड़ी सारदा सोई देवी सरस्वती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती तन्नान तमहारिणी सन्नान सुतकारिणी सुद संतिदायिनी पाद संतिधारिणी विच्छन्ति अंतनाशिनी समस्त संसारिणी जिनवाणी जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती विषय विसरेण जन्मरण क्षेणं जिनवयन मोसनं सत्य सुहारसं तम पूज्य जारिणी भजनहितारिणी जिनवाणी सारदा सोई देवी सरस्वती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती। ये इसमें देखो चटनी आती है।